अच्छा, तो आज हम बात करने वाले हैं सिंगापुर और सनातन संस्कृति की। इनके बीच जो मतलब कुछ काफी गहरे ऐतिहासिक और आध्यात्मिक संबंध रहे हैं, उन पर एक नजर डालेंगे। हाँ, बिल्कुल। और हमारे पास एक स्टडी भी है इस पे। एक तुलनात्मक अध्ययन है जो सिंगापुर के पुराने दौर को देखता है। हाँ, उनकी जो मान्यताएं थीं, रिवाज थे सही। और बाद में जो धर्म में बदलाव आए। सही। और फिर इनकी तुलना प्राचीन भारतीय परंपराओं से की गई है। बिल्कुल। तो मकसद यही है कि सिंगापुर की ये जो मिली-जुली विरासत है, हाँ। उसमें प्राचीन भारतीय सभ्यता के साथ क्या समानताएं रहीं, क्या कुछ अनोखा हुआ, उसको समझें। और ये भी देखें कि कैसे ये अलग-अलग संस्कृतियां मिलीं और सिंगापुर का आज का रूप बना, है ना? हाँ, ये वाकई में सोचने वाली बात है। जैसे सिंगापुर, जिसे पहले तेमासेक कहते थे। हाँ, समुद्री बंदरगाह। बिल्कुल, वो 14वीं सदी में भारत और चीन के बीच कितना अहम ट्रेड सेंटर था। और नाम खुद सिंगापुर, ये तो सीधा संस्कृत से सिंह मतलब शेर और पुर मतलब शहर। हाँ, ये अपने आप में ही एक बड़ा कनेक्शन दिखाता है। और सिर्फ नाम ही नहीं, फोर्ट कैनिंग हिल से वो जो 14वीं सदी का सोने का कंगन मिला है, हाँ, मैंने पढ़ा है उसके बारे में। उस पर काल का रूपांकन है। वो अक्सर मंदिरों के दरवाजे पर होता है ना, बुरी शक्तियों को दूर रखने वाला चेहरा। अच्छा, हाँ, उसका संबंध तो हिंदू माइथोलॉजी से है। बिल्कुल। तो ये दिखाता है कि रिश्ते सिर्फ व्यापार के नहीं थे, विचार, प्रतीक, कला, इनका भी गहरा लेन देन था। तो ये जो स्टडी है, इसके मुख्य निष्कर्ष क्या हैं? मतलब ये तुलना हमें क्या बताती है असल में? क्या सिर्फ ऊपर ऊपर की समानताएं हैं? नहीं, ये तुलना दिखाती है कि भले ही इतिहास अलग रहा हो, रास्ते अलग रहे हों। जैसे सिंगापुर में ज्यादातर मौखिक परंपरा थी, भारत में लिखित ग्रंथ विकसित हुए। हाँ, ये एक बड़ा अंतर है। बिल्कुल। लेकिन इसके बावजूद कुछ बुनियादी इंसानी चिंताएं, कुछ मूल्य वो एक जैसे थे। जैसे प्रकृति की पूजा करना, अच्छा। पूर्वजों का सम्मान करना, नैतिक व्यवहार पर जोर देना और एक तरह की ब्रह्मांडीय व्यवस्था का विचार कि सब कुछ एक सिस्टम का हिस्सा है, ये दोनों जगह मिलता है। ये दिलचस्प है। ये समानताएं दिखती कैसे हैं? जैसे मलय लोक कथाओं में केरामत का जिक्र आता है। हाँ, केरामत मतलब पवित्र स्थान या आत्माएं। तो क्या वो सनातन धर्म में प्रकृति देवताओं की पूजा जैसा है, जैसे अग्नि, सूर्य? हाँ, कुछ हद तक कह सकते हैं। वो जो सम्मान की भावना है पवित्रता के प्रति, वो समान है। लेकिन एक दिलचस्प अंतर भी है। क्या? सनातन धर्म में तो प्रकृति देवताओं का एक पूरा व्यवस्थित देवमंडल, एक पैंथियन विकसित हुआ। लेकिन मलय लोक कथाओं में केरामत का सम्मान ज्यादातर स्थानीय रहा, आत्मा आधारित। अच्छा, मतलब एक ही मूल विचार अलग अलग कल्चर में अलग ढंग से पनपा। बिल्कुल सही। ये दिखाता है कि कैसे एक बीज अलग अलग मिट्टी में अलग अलग पौधे उगाता है। और पारंपरिक ज्ञान का क्या? जैसे वो मलय बोमो और आयुर्वेद। हाँ, सही पॉइंट उठाया आपने। मलय बोमहो जो पारंपरिक वैद्य होते हैं, जड़ी बूटियां और रस्मों से इलाज करते हैं। हाँ। और भारत की आयुर्वेद परंपरा, दोनों ही प्रकृति के गहरे अवलोकन पर आधारित हैं। शरीर और मन के संतुलन पर जोर देते हैं। लेकिन तरीके तो अलग होंगे ना? जड़ी बूटियां भी अलग होंगी। हाँ, बिल्कुल। तरीके अलग हैं, ग्रंथ अलग हैं, जड़ी बूटियां स्थानीय हैं। लेकिन जो मूल सिद्धांत है कि स्वास्थ्य प्रकृति के साथ तालमेल में रहने से जुड़ा है, वो काफी मिलता जुलता है। तो ये दिखाता है कि स्वास्थ्य और प्रकृति के रिश्ते को अलग अलग जगहों पर कैसे समझा गया। सही। तो बात सिर्फ व्यापार से कहीं आगे की है। ये विचारों का, प्रतीकों का, जैसे हमने काल और संस्कृत नाम की बात की, और रीति रिवाजों का एक प्राचीन एशियाई प्रवाह दिखाता है। हाँ, बिल्कुल। और ये प्रवाह शायद आर्किटेक्चर में भी दिखता होगा। हाँ, बिल्कुल दिखता है। सिंगापुर का श्री मरियमन मंदिर देखिए। हाँ, वो तो काफी फेमस है। वो एकदम खास द्रविड़ शैली में बना है। ऊंचे गोपुरम, वो जो एंट्री टावर होते हैं, और मूर्ति कला बिल्कुल दक्षिण भारतीय स्टाइल। अच्छा। और फिर बुद्ध टूथ रेलिक टेम्पल है। उसका डिजाइन मंडल सिद्धांत पर आधारित है। मंडल यानी वो ब्रह्मांड का प्रतीकात्मक नक्शा। बिल्कुल, जो बौद्ध और हिंदू दोनों परंपराओं में महत्वपूर्ण है। अच्छा। तो ये इमारतें सिर्फ पूजा स्थल नहीं है, ये एक तरह से विचारों के भौतिक रूप है। सही कहा। ये व्यापक एशियाई और भारतीय वास्तुशिल्प और दार्शनिक विचारों के जीवंत प्रमाण हैं। ये दिखाते हैं कि कैसे विचार यात्रा करते हैं और स्थानीय संस्कृति में ढल जाते हैं। तो इस सारी जानकारी का, इस पूरी चर्चा का आज के समय में क्या मतलब है? आज क्या प्रासंगिकता है इसकी? हाँ, ये सोचने वाली बात है। आज के जो आधुनिक मल्टीकल्चरल समाज हैं, चाहे सिंगापुर हो या भारत, हाँ, वहाँ ये जो प्राचीन साझा मूल्य हैं, जैसे प्रकृति के लिए श्रद्धा,
पूर्वजों का सम्मान या समुदाय में सद्भाव, ये आज कितने जरूरी हैं? खासकर तब जब इतनी तेजी से आधुनिकीकरण हो रहा है, ग्लोबल प्रभाव बढ़ रहे हैं, क्या इन पुरानी बातों की आज कोई जगह है? यही तो सवाल है। ये जो प्राचीन ज्ञान है, ये जो हमारी साझा जड़ें हैं, ये भविष्य में सामाजिक सद्भाव बनाए रखने में कैसे मदद कर सकती हैं? क्या इन पुरानी परंपराओं में आज की जो चुनौतियां हैं, जैसे पर्यावरण का संकट है, समाज में बिखराव है, क्या इनके कुछ जवाब छिपे हो सकते हैं? ये एक ऐसा विचार है जिस पे शायद हम सबको थोड़ा और सोचना चाहिए। बिल्कुल। धन्यवाद।